हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ ठीक होंगे, है ना। खुद पर विश्वास करना सबसे बड़ा साहस है और ये साहस करते रहें। सकारात्मक सोचें और सकारात्मक रहें। सकारात्मकता ही वो ऊर्जा है जो आप लोग को हर नेगेटिव सिचुएशन में या फिर बैड सिचुएशन में लड़ने की ताकत देती है और इस ऊर्जा को बनाए रखें। ऊर्जा देती है, उस ऊर्जा को बनाए रखें, है ना। तो स्वागत है आप लोगों को AFT एडू बूस्ट में। इस चैप्टर से जितना भी नॉलेज आपके पास है उसे और ताकत दे और रफ्तार दे और बूस्ट करे, है। उसको और बूस्ट, जो भी इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन नहीं बन रहा है उसको मतलब कि उसको क्लियर कीजिए। और देखिए मैं ना अभी झारखंड का क्लास भी ले रही हूँ। 14 JPSC, जो भी झारखंड JPSC या फिर झारखंड का कोई भी एग्ज़ाम देने के लिए अगर सोच रहे हैं तो वो हमारे झारखंड का क्लास देखेंगे। और बाकी मैं देखिए बीच बीच में ना GS भी पढ़ाते जा रही हूँ, क्योंकि अभी झारखंड स्पेशल से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, तो आप GS भी देखते जाएंगे, है ना। देखिए GS भी तो एक पेपर रहता है ना, JPSC वालों को भी बोल रही हूँ, झारखंड वाले को, है ना, जो झारखंड दे जा रहे हैं। तो आज मैं ना देखिए नदियों को पढ़ाने से पहले हमें वो जानना पड़ेगा कि अफवाह तंत्र क्या होता है ना। नदियाँ, ये वर्ड ही जुड़ा हुआ है नदियों से। तो जब हम कौन कौन से अफवाह तंत्र है भारत में, और पारिदिप्य हो गया, हिमालय नदियाँ, उनकी विशेषता क्या है, कभी कभी मेंस में पूछ देगा या फिर ऑप्शन के साथ भी पूछ देगा। तो छोटी छोटी क्लासें आप करते जाएं, है ना। जो भी हमारे व्यूअर फेसबुक और इंस्टाग्राम में होंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे वहाँ भी क्लास डाल देती हूँ, तो जो भी व्यूअर होंगे आप लोग हमारे AFT एडूबूस्ट में आएंगे, सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन दबा देंगे, ताकि जो भी क्लास मैं अपलोड करूँ एट ए टाइम आप लोग के पास पहुँच सा रहे, है ना। तो चलिए कंटिन्यू क्लास कीजिए। मैं काफ़ी क्लासेस ले चुकी हूँ GS का, आप लोग देखेंगे। पॉलिटी का और अभी ज्योग्राफी का चल रहा है, तो ज्योग्राफी का भी जितना भी अफवाह तंत्र है, तो मैं से जितने भी नदियाँ मेन मेन हैं, दामोदर हो गया, कावेरी हो गया, ये कहाँ से निकलती है, बाएं साइड से कौन वाली मिलने वाली नदियाँ हैं, है ना। तो ये सब सारा, और कौन कौन सा स्टेट में से गुजरती है ना। तो ये मैं सारा पढ़ाते जाऊंगी, तो पेशेंसली आप पढ़ें, क्योंकि एक बार नदी तंत्र कंप्लीट हो जाने से बहुत सारा क्वेश्चन बनता जाएगा, है कि नहीं। चलिए, तो भारत में अफवाह तंत्र क्या है ना। तो बोलता है कि एक निर्धारित जल मार्ग द्वारा जल का प्रवाह को अपवाह कहते हैं, है ना। जल के प्रवाह मान लीजिए निर्धारित है, मान लीजिए एज एग्जाम्पल ये ले लिए मैं हिमालय का, ठीक है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे ग्लेशियर है, तो गोमुख ग्लेशियर, और यहाँ से निकल रही है गंगा, मान लीजिए यहाँ से, है ना। तो यहाँ से निकल रही है ऐसे, तो ये क्या है, एक निश्चित मार्ग है। अब ऐसे आया, फिर यहाँ यूपी में गया। अब ऐसे नहीं कि आज यूपी में बहा और कल चलो मन कर रहा तो हम नेपाल से होके जाएंगे, है ना। जैसे हमें स्कूल जाना रहता तो चलो यार शॉर्टकट है, लॉन्ग टर्म दोस्तों के साथ गप नहीं करना है, आज ना शॉर्टकट चले जाते, लेट हो रहा है। तो ऐसा नदियों का तो ऐसा नहीं है ना। तो नदियाँ क्या करती है, एक निश्चित मार्ग के अपने जल को प्रवाह, जल के प्रवाह को यह कहा कहते हैं अपवाह, है ना। और इस प्रकार के कई जल मार्गों का जाल को अपवाह तंत्र कहते हैं ना। तंत्र बनने के लिए काफ़ी चीज, तो मान लीजिए कि इधर से गंगा बह के आ रही है, इधर से यमुना बह के आ रही है, इधर से घाघरा बह के आ रही है, तो ये क्या हो गया, ये अपवाह तंत्र हो गया, है ना। ये अपवाह है और ये दो चार मिलके, बहुत सारे मिलके अपवाह तंत्र का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के कई जल मार्गों के जाल को अपवाह तंत्र कहते हैं। और देखिए कि नदियों और उनकी सहायक नदियों के द्वारा प्राकृतिक अपवाह तंत्र का विकास होता है ना। देखिए सहायक नदियाँ क्या होती है, जो मेन नदी में जाके मिल जाए, है ना। मान लीजिए जैसे तो गंगा जा रही है, इधर से यमुना मिल गई, तो ये क्या हो गई, गंगा की सहायक नदी हो गई, है ना, क्योंकि ये तो जाके डायरेक्ट समुद्र में नहीं गिर रही है ना। तो ये सहायक नदियाँ हो गई। किसी क्षेत्र के अपवाह प्रतिरूप को अग्रलिखित कारक को प्रभावित करती है। हाँ, आप देखेंगे कि इसको कौन कौन सा भी प्रभाव करता है। मान लीजिए मैं एग्जांपल लेती हूँ गंगा, हिमालय का ही। मान लीजिए यहाँ गंगा बह रही है, ठीक, यहाँ से आ रही है। अब चट्टानों का स्वरूप और संरचना, मान लीजिए यहाँ बड़ा बड़ा चट्टान है और ये काट ही नहीं पा रही है, तो ये क्या करेगी, मुड़ के ऐसे आ जाएगी। तो ये क्या किया, चट्टान और संरचना प्रभावित किया हुआ है ना। और स्थलाकृति का ढाल, है ना। मान लीजिए कि यहाँ पे जमीन क्या है, बहुत ऊंचा है, तो ये गंगा इधर ना बह के बोलेगा छोड़ो, इसका फोर्स किधर इधर आ जाएगा, तो ये नीचे की ओर ऐसे बहने लग जाएगा, ठीक है। तो ये भी करेगा। प्रवाहित जल की मात्रा, अब मान लीजिए कि यहाँ पे मान लीजिए कोई रुकावट है, मान लीजिए चट्टान ही है और पानी का प्रवाह कितना कम है, तो ये नहीं काट पाएगी। अगर बहुत मात्रा में आ जाए तो ऊपर से या फिर इसके साइड से भी चली जाएगी काट काट के, है ना। तो ये भी प्रवाहित करेगी, जल की मात्रा भी निर्भर करती है। प्रवाह की अवधि तथा समय, देखिए अब समय और अवधि कैसे करता है। मान लीजिए बारिश हुई, जैसे ये गंगा बह रही है ना,
तो मान लीजिए एक टाइम आज नहीं कट पाई, थोड़ा थोड़ा कटते कटते करते क्या रास्ता बना लेती है। तो अफवाह तंत्र का कौन कौन से फैक्टर काम करते हैं कि इसका स्वरूप क्या है, चट्टानों का संरचना क्या है, स्थलाकृति का ढाल किस ओर है, और फिर प्रवाही जल करने की मात्रा कितनी है, प्रवाह की अवधि और समय, ये सारा डिपेंड करता है उसके अफवाह तंत्र को, है ना। देखिए अब इसमें क्या बोल रहा है कि अफवाह तंत्र ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है, इसका संबंध नदियों की उत्पत्ति और समय के साथ उसके विकास का, है ना। तो बोलते हैं कि उसकी उत्पत्ति कैसे हुई और उसके समय और उनके विकास कैसे कैसे हुआ, ये अफवाह तंत्र के बारे में इसका होता है। और फिर आप देखेंगे कि अफवाह प्रतिरूप, है ना, ये पैटर्न क्या है ना। जैसे अफवाह ड्रेनेज पैटर्न क्या है, वो गोखुर झील जैसी बह रही है ना, ऐसे करके गोखुर ये वाला कट के यहाँ आ जाए तो ये गोखुर बन जाता है ऐसे करके, है ना। तो खुर जैसा, गो का खुर होता है ना, खुर नीचे, तो वो उसके जैसा रूप आकार ले लेता है। जब हम गंगा उंगा पढ़ाएंगे तो डिटेल से हम आपको बताएंगे, है कि नहीं। तो चलिए, तो इसका संदर्भ विशेष नदियों के ज्यामितीय रूप में स्थानिक व्यवस्था के से होता है, या जालीनुमा अफवाह तंत्र, आर्य प्रभाव और प्रतिरूप, बहुत सारे इसके बनते हैं। तो आप लोग इसमें देख लीजिएगा। देखिए ये गंगारी इधर सहायक नदी मान लीजिए आ रही है, तो कैसे है, ये भी है जालीनुमा, कोई इधर से मिल गया जाली बना दिया, है ना। तो कोई इधर से मिल गया, ये कच्ची दुर्ग प्रकृति अपोहा, जालीनुमा अपोहा, है ना। फिर देखिए ये पहाड़ से ये आ रही है ना, जिसे मान लीजिए ऊंचाई से बह रहा है, तो ये क्या करेगा, ऐसे नीचे अपनी ढाल की ओर जाएगा ना, इधर से सहायक नदी मिलेगी। तो ये आ रही है और आयतकार अफवाह मान लीजिए प्लेन एरिया में बह रही है, ठीक है। तो ऐसे बह रही है, कहीं पे यहाँ रुकावट आई या फिर धारा का प्रवाह कम हुआ तो ये इधर से आके इधर से इधर जाके यहाँ पे गिर जाती है, ठीक है। तो ये सभी मैं फैक्टर करते हैं। हाँ, अब देखेंगे कि उद्गम की दृष्टि से भारतीय अफवाह तंत्र को दो भागों में बांटा गया है। जो उद्गम जहाँ पे उनका ओरिजिन हुआ, जहाँ जैसे निकलती है नदियाँ, तो एक तो हिमालय नदियाँ होती है जो बर्फ और हिम नदों से होके निकलती है ना। और एक होती है पारिद्वीपीय भारत की अफवाह तंत्र। देखेंगे ये हमारा प्यारा भारत है और ये पारिद्वीपीय पठार इस तरह का है। तो यहाँ पे नदियाँ महाराष्ट्र से निकलती है, तमिलनाडु से निकलती, केरल से। तो ये इसका प्रवाह ऐसे होता है, क्यों होता है इसका हम बताएंगे, है कि नहीं। तो चलते जाइए, तो कौन कौन सा है देखिए, कभी अफवाह तंत्र के बारे में मेंस में भी होगा तो आपके साथ साथ होता जाएगा, ठीक है जी। तो देखेंगे कि उद्गम की दृष्टि से भारतीय अफवाह तंत्र दो भागों में बांटा गया। एक है हिमालय नदी। अब इन दोनों में अंतर देख लेंगे कि हिमालय नदियों की क्या विशेषता होती है और पारिद्वीपीय की नदियों की क्या विशेषता होती है, ठीक है जी। चलिए, हाँ, लिख रहे हैं लोग, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं, ठीक है। तो बोल रहा है कि हिमालयी एवं पारिद्वीपीय अफवाह तंत्र के बीच में अंतर को निम्न रूप में देखा जा सकता है ना, कि हिमालय नदियाँ क्या है और पारिद्वीपीय में क्या अंतर है। तो पहला अंतर क्या हो जाएगा कि हिमालय नदियाँ के सदनिरा, मतलब वर्ष भर जल भरा रहता है। इसका रीजन होता है ये ग्लेशियर से होके जुड़ा होता है ना, यानी कि वर्षा मानसून खत्म तो वहाँ पानी भी खत्म, वो ग्लेशियर पिघलते रहते हैं और वो बहता रहता है, ठीक है जी। तो ये विशेषता है। और पारिद्वीपीय नदियों को हम देखेंगे और ग्लेशियर के कारण जुड़ा होता है, तब बर्फ पिघलने से सालों भर जलापूर्ति होती रहती है। इन नदियों में वर्ष में 2 बार जल की मात्रा में वृद्धि होती है। अब कब कब, प्रथमतः ग्रीष्म ऋतु में बर्फ के पिघलने के समय, द्वितीय दक्षिणी मानसून के समय, जैसे गंगा हो गया, यमुना हो गया, कोसी हो गया आदि इसके उदाहरण है। देखेंगे कि क्या होता है। देखिए मान लीजिए नदियाँ हैं, एक तो बर्फ से आ रहा है तो गर्मी पड़ रहा है तो बर्फ ज़्यादा पिघल देंगे ना, तो एक तो गर्मी के दिन में इसका प्रभाव तेज हो जाएगा। और एक दक्षिण पश्चिम जब मानसून प्रवेश करता है भारत में तो उस समय भी बारिश काफ़ी होती है, तो उस समय भी इसका क्या होता है, जल जमाव ज़्यादा हो जाता है और इसका प्रभाव भी ज़्यादा हो जाता है और ये सालों भर भरी रहती है। पारिद्वीपीय नदियों का क्या है कि ऋतुनिष्ठ होती है ना, जब मानसूनी, है ना, केवल वर्षा जल पर निर्भर होने के कारण वर्ष में केवल एक बार पर दक्षिण पश्चिम मानसून के समय ही जल स्तर में वृद्धि होती है ना। जैसे कि उदाहरण कौन सा, पारिद्वीपीय नर्मदा हो गया, गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया। जो कि तमिलनाडु पूर्वी तटीय भागों में उत्तर पूर्वी मानसून शीत ऋतु में वर्षा होती है। कावेरी निचले भाग जल स्तर
तभी बढ़ता है, क्योंकि जब वहाँ उत्तर पूर्वी मानसून के समय शीत ऋतु में इसका कभी कभी पूछ लेगा कि कावेरी का जो जल स्तर कब ज़्यादा भर जाता है, तो देखिए दक्षिणी उत्तरी पूर्वी मानसून के समय में ना, उत्तर पूर्वी दक्षिणी पूर्वी नहीं, दक्षिण से ऐसे करके जाता है और ये वर्षा यहाँ पे फिर वापस आते हुए लौटता हुआ मानसून बोलते हैं उत्तर पूर्वी मानसून को, और यहाँ पे तमिलनाडु में वर्षा करता है और ये कावेरी नदी का जल का प्रभाव तब हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वर्षा होगा तभी तो जल का प्रभाव होगा ना। चलिए कुछ अब ये अंतर जान गए कि ये सालों भर भरा रहता है बर्फ में, दो सीजन में ये जल जमाव ज़्यादा होता है, इसमें एक सीजन में और कावेरी में कब होता है ना, तो ये सब ध्यान रखेंगे। अब दूसरा क्या है कि हिमालय नदियों की द्रोणीय प्रय विशाल होती है, गंगा द्रोणी और सिंधु द्रोणी, है ना। पारदीपीय नदी की द्रोणीय प्रय छोटी होती है, नर्मदा और तापी। द्रोणी क्या होता है, बहाव क्षेत्र, है ना। देखिए अब मान लीजिए कि बारिश हुआ, ठीक है, मैं नर्मदा का दे रही, मान लीजिए ये यहाँ पे बारिश हुआ, ठीक है जी, तो बारिश हुआ तो पानी भरा, अब इसको बहते बहते फिर ये ठंडा आ गया तो बारिश हुआ ही नहीं, मौसम चेंज हो गया, तो फिर ये बहेगा तो कहाँ तक आगे जाएगा, यहीं गिर जाएगा, है ना, तो इसका बहाव क्षेत्र कम होता है। और हिमालय नदियों का द्रोणी क्षेत्र विशाल होती है, जैसे गंगा द्रोणी क्षेत्र, सिंधु द्रोणी, ये काफी देखिए कि ये हमेशा बहते रहती है, क्योंकि ये हिमालय से जुड़ा हुआ है, बर्फ पिघलने से इसका तो द्रोणी का विस्तार होता जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर ऑप्शन ये तीसरा अंतर क्या है कि हिमालय नदियां प्राय अधिक लंबी होती है, जिसका कारण स्रोत क्षेत्र समुद्र से दूर होना होता है। देखिए एक रीजन ये भी होता है, प्रायद्वीपीय नदी तुलनात्मक दृष्टि से छोटी होती है। देखिए तुलनात्मक दृष्टि से ना, देखिए मान लीजिए कि ये बनावट भी तो अपने इंडिया का ऐसा है, ठीक है, तो ये इधर समुद्र है, इधर समुद्र है, तो मान लीजिए यहाँ गंगा हिमालय से निकल रही है, तो वो क्या अब यहाँ पे मिलने के लिए उसको एक उसका डेस्टिनेशन जहाँ पे है बंगाल की खाड़ी, इसको कैसे जिधर जिधर ढाल होगा, तो इधर से आते आते कितना सफर वो तय करती है ना, फिर यमुना भी हो गया, फिर इधर घाघरा, तो ये क्या होती है, हिमालय नदियाँ काफ़ी लॉन्ग होती है और समुद्र तल तक मिलने के लिए, और इनका डिस्टेंस कम होता है, तो इनकी लंबाई क्रमशः इससे थोड़ी छोटी होती है, मतलब कि अकॉर्डिंग। ठीक है, ठीक है। अब फोर क्या होगा और क्या अंतर है इसमें कि समुद्र में कम नदियाँ गिरती है, अधिकतर नदियाँ किसी न किसी बड़ी नदी के सहायक नदी बन जाती है। देखिए अब देखिए, क्योंकि देखिए बड़े बड़े इधर हिमालय नदियाँ हैं, मान लीजिए ऐसे गंगा बह रही है, तो जब ये बड़ा नदी है तो ये इधर ढाल हो गया, तो इसका रीजन भी होता है मैदानी क्षेत्र या फिर समुद्र भूमि का बनावट भी निर्भर करता है। तो देखिए यहाँ यमुना आ गई तो इसमें मर्ज हो गई और फिर ये गंगा बहने लगी, तो बोलते हैं कि ये नदी कम नदियाँ समुद्र में गिरती है, क्योंकि देखिए मेन इसमें गंगा में कितनी सहायक नदियाँ आ जाती है ना, ये आगे बढ़ता जल जमाव बढ़ता जाता है और इसमें आके सहायक नदी पानी इकट्ठा करते रहती है। ठीक है, और तिरुपति ढाल के कारण अधिकतर नदी समुद्र तक जाती है। देखिए ये एक तो ये दूर जब मैं डेल्टा उल्टा स्टोरी पढ़ाई हूँ उसमें मैं बता दी हूँ कि उसकी क्या रीजन होता है, तो क्या बोलता है कि तिरु पारदीपीय और पारदीपीय नदी में क्या होती है, देखिए ये पहाड़ों से निकलता है और इसका ढाल एकदम देखिए थोड़ा सा तीखा है इधर, है ना, तो ये यहाँ तो गिरती है और यहाँ पे ढाल स्पीड बढ़ जाता है इनका, तो जल्दी आके यहाँ पे समुद्र की दूरी कम है तो ये यहाँ पे मिल जाते हैं। चलिए अब 5 क्या बोल रहा है कि हिमालय नदी स्रोत क्षेत्र में गहरी घाटियां एवं गार्ज का निर्माण करते हैं, है ना, और प्रे नदी की घाटें उथली होती है। देखेंगे इसका रीजन होता है कि मान लीजिए ऊपर से गिरा, कंटिन्यू गिर रहा है, मान लीजिए ये मैदान है, ठीक है, तो ये पानी यहाँ से गिरता जाएगा कि तो यहाँ क्या मिट्टी है इसको कटा होता जाएगा, तो ये क्या होगा, एक गार्ज का निर्माण करता जाएगा, है ना, और एक प्रभाव भी कम होता है, साल में 2 बार भी भरती है, तो ये सब रीजन के कारण यहाँ गार्ज का निर्माण होता है। और जो पारदीपीय नदियाँ होती है उथली होती है, मान लीजिए कि यहाँ वर्षा हुआ, बारिश हुआ, फिर सूख गया, अब नेक्स्ट बार बारिश होगा फिर इसको भिगाने में टाइम लगेगा, तो कार्य कहाँ से निर्माण करेगा, बह के ही मिल जाएगा आके, है कि नहीं, तो ये सब रीजन होता है। चलिए और 6 अंतर क्या बोल रहा है, दिख रहा है आप लोग को, तो 6 बोल रहा है कि हिमालय नदियाँ मैदानी भागों में लंबी दूरी तय करती है और वो न्यू है, नव मीन्स न्यू। और 6 का पारदीपीय मार्ग में जल प्रपात बनने के जल की मात्रा बढ़ने के कारण नौकागमन के अनुकूल नहीं है, ये डेल्टाई क्षेत्र के नाम है, डेल्टाई क्षेत्र में न्यू है। ठीक है, तो क्या बोलते हैं कि नौगमन, क्योंकि देखिए यहाँ पारदीपीय जल प्रपात बढ़ते रहते हैं तो पानी का बहाव क्या होता है, कभी ज़्यादा हो जाता है कभी अधिक, तो ये नौगमन के लिए अनुकूल नहीं है। पर ये क्या होता है, हिमालय नदी क्या होती है, क्योंकि देखिए यहाँ बर्फ यहाँ सालों भर मिलते रहता है, पानी बहते रहता है, तो एक फ्लो जो पानी का फ्लो है वो इक्वल जैसा चलता रहता है, तो नवागमन के लिए ये अनुकूल है। ठीक,
चलिए अब 7 अंतर क्या है कि मैदानी क्षेत्रों में बहने के कारण भूभाग के भुरभुरे होने के कारण नदियां विसर्ग, देखिए विसर्ग ऐसे ना, ऐसे ऐसे बहती है। तो देखिए मान लीजिए कभी यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा हुआ तो ये पानी का बहाव ऐसे मुड़ गए, ऐसे मुड़ गए, तो ये सब क्या हो गया, विसर्ग। जब नदियों का आकार बताएंगे पानी से कौन कौन सी आकृतियाँ बनती हैं तो उसमें हम पढ़ा देंगे, इसमें काफ़ी लेंदी हो जाता है ना हर चीज़ ऐड करते करते। तो जो हम इसमें अंतर बता रहे हैं, पारदीपीय नदियाँ क्या है, हिमालय नदियाँ क्या है, इसमें क्या अंतर है, और ये अपवाह तंत्र क्या होता है, फिर हम नदियाँ पढ़ाते जाएंगे तो कौन सा नदियाँ कौन सा आकार बनाती है वो मैं थोड़ा डिस्कस कर दूंगी। बाकी मैं जो आकृतियाँ पढ़ाऊंगी बर्फ़ में, बर्फ़ से क्या बनता है, हवा से क्या बनता है, उसमें सारा क्लियर कर दूंगी, ठीक है जी, घबराइएगा नहीं। ओके, तो 7 अंतर क्या है, पारदीपीय नदियाँ कठोर चट्टानों भूभाग से होकर बहती है। कई नदियाँ भ्रंश, है ना, भ्रंश मीन्स देखिए एकदम ऐसे आएगी ना, एकदम मोटा मोटा उधर खाई जैसा डरावना सा अभ्रंश पैदा कर देगी। इसका मार्ग सीधा और रेखीय होता है ना। उदाहरण के लिए नर्मदा और ताप्ती भ्रंश घाटी बहने के कारण रेखीय अथवा विकसित करता है कि नहीं। देखिए यहाँ से निकला और ऐसे करके यहाँ पे अरब सागर में ये मिल जाती है, ठीक है जी। चलिए अब लास्ट अंतर क्या बोल रहा है कि हिमालय नदियाँ अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है ना। देखिए ये पर्याय मतलब कि जरूर नहीं कि हर नदियाँ पर पर्याय ये क्या करती है, डेल्टा का निर्माण करती है। और डेल्टा का आकार कैसे कैसे होता है, वो क्या कैसे इसका निर्माण होता है, डेल्टा क्या है, एस्चुरी क्या है, कौन कौन नदियाँ एस्चुरी बनाती है, कौन कौन सी नदियाँ डेल्टा बनाती है। और इसके देखिए इसके डेल्टा भी बड़े बड़े होते हैं क्योंकि पानी का बहुत ज़्यादा होता है और सालों भर होता है, ठीक है, ये भी रीज़न होता है। अब इसका पारदीपीय नदी मुहाने पर प्रे ज्वार नदमुख है ना, एस्चुरी बोलते हैं। जैसे देखिए इधर पानी आया मैं थोड़ा सा बर्फ यहाँ पे समुद्र में गिर गया, यहाँ क्योंकि ज़्यादा गॉर्ज बनाती है तो इसको मिट्टी का कटाव तो कम ही होगा, ये गड्ढा है, गड्ढा में बहते बहते चला जाएगा और सीधे से गिर जाएगा ऐसे, है ना, डेल्टा का निर्माण ही नहीं करेगा। तो ये क्या होता है, एस्चुरी। तो हमें सारा कुछ अच्छे से बताई हूँ, पूरा डिटेल से नहीं बताएंगे क्योंकि आप जाइए डेल्टा और एस्चुरी का क्लास देख लेंगे, ठीक है। चलिए तो देखिए ये थोड़ा सा देख लेंगे। देखिए ये हिमालय नदियाँ काफ़ी लंबी है, गंगा हो गया, ऐसे इधर से यमुना, केन, बेतवा, जो हम पढ़ाएंगे तो पूरा बताते जाएंगे आप लोगों को, ठीक है। जैसे गंगा में मिलती है, देखिए डेल्टा बनाती है ना, सुंदरवन डेल्टा। ये बांग्लादेश, इधर से ब्रह्मपुत्र नदी आते हैं, ठीक। इधर कावेरी नदी के बारे में बताएं क्या है। ये देखिए यहाँ जब डिस्टेंसी का भी कम है तो यहाँ इन लोगों को ऐसे सफ़र करना पड़ता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी। अब हम उसमें जब नदियाँ पढ़ाएंगे तो आप लोग को डिटेल से 4-5 नदियाँ रोज ला देते हैं आप लोगों के लिए। सारा कौन सा नदी किससे मिलता है, कहाँ मिलता है और कौन कौन से स्टेट से जाता है, वो सारा हम बताते जाएंगे। कंटिन्यू रखें क्लास, है ना। आप स्पीड बढ़ा बढ़ा के देख ले पर कंटिन्यू रहिए। देखिए नॉलेज थोड़ा भी किधर से भी गेन करना चाहिए, है ना। शॉर्टकट कुछ भी नहीं होता और लॉन्ग कट के चक्कर में हमेशा भूलभुलैया में नहीं, चक्रव्यूह में नहीं फंसे, वरना आज भी वहीं पे है और 5 साल भी। देखिए कड़वा है बट सत्य है ये, है ना। और इसलिए जब अभी लगे हुए हैं एकदम लगन से लगिए और बढ़िया से पढ़िए। अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखेंगे। नमस्कार।